साथियों, मैं ऋषि आज की जीके की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं इतिहास की क्लास और इतिहास की क्लास में आज कवर करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो कि एसएससी और एचएसएससी में बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं कि बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालक्रम क्या है। तो बौद्ध संगीतियों का आयोजन जो हुआ है उनका सही कालक्रम है वो हमें बताना है। तो इसमें जो राइट रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। पहले राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन। ये बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, पहले राजगृह में हुई, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में और फिर कुंडलवन में। व्याख्या पढ़ लेते हैं इनकी। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई। स्थान था राजगृह, अध्यक्ष बने थे महाकश्यप और शासक था उस टाइम अजातशत्रु। द्वितीय महासंगीति हुई 383 ईस्वी पूर्व में, जो कि उस टाइम स्थान था वैशाली और अध्यक्ष था सब कमीर। उसके बाद उसका शासक था जो उस टाइम का वो था कालाशोक। तृतीय संगीति हुई 251 ईस्वी में, पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष थे मोगली मोगली पुत्र तिस। अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ हुई ईसा की प्रथम शताब्दी में, जो कि कुंडलवन में हुई थी और उस टाइम जो अध्यक्ष था वसुमित्र एवं अशोक घोष। अशोक घोष क्या था, उपाध्यक्ष बना था और शासक था कनिष्क। तो इस टाइप से ये हमारी चार हैं जो बौद्ध संगीति हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। कौन से थे द्विभाषी अभिलेख अशोक के? तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, शेर ए कुना, जो कि गंधार से मिला था। ये अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। व्याख्या पढ़ लेते हैं। शेर ए कुना यानी कंधार अभिलेख अरामाइक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख था, जबकि गुर्जरा व मास्की यानी ब्राह्मणी और ब्रासी, सहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा यानी खरोष्टी लिपि और तक्षशिला एवं लगमान यानी अरामाइक लिपि। ये चीज थी इसकी व्याख्या। तो उसकी मेनली जो भाषा रही थी, लिपि रही थी, वो अरामाइक एवं ग्रीक रही थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया था? तो दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट रहेगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे। कथन किस शासक का था? तो ये कथन था सिकंदर लोदी का। व्याख्या रहेगा, उपयुक्त कथन दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी का था। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी और खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी के आंदोलन को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, पहले ए है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये चारों चीजें हमें मिलान करनी है सूची 2 से। तो इसमें जो रहेगा, पहले का रहेगा 1917, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में हुआ था और जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1918 में।
चंपारण 17 में, खेड़ा 18 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट रहेगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी के आंदोलनों का क्रम निम्नलिखित है। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है मुस्लिम राज का संस्थापक? तो मोहम्मद गोरी को माना जाता है मुस्लिम राज का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर नहीं, पहले व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी थी। और जहरूद्दीन बाबर है जो 1526 से 1530 ईस्वी में भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर को, जिसका शासनकाल 1526 से 30 तक है। इसमें इन्होंने क्या किया था? भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था और पानीपत की लड़ाई भी हुई थी उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 है, सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? तो इसमें जो शामिल नहीं थी वो है नेग्रिडो। नेग्रिडो इसमें शामिल नहीं थी। अल्पाइन थी, भूमध्य सागरीय थी और मंगोलायड थी। व्याख्या पढ़ते हैं कि नेग्रिटो पुरापाषाण काल के मनुष्य की प्रजाति थी, जबकि सैंधव सभ्यता की निम्नलिखित प्रजातियां भी थी, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलायड और प्रोटोस्टाइड। तो ये सारी प्रजातियां थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़ों के अस्थियों के अवशेष हैं जो वो सुरकोटड़ा से मिले हैं। और इसकी व्याख्या पढ़ें तो हम सैंधव सभ्यता में घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा से मिली हैं। और सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने 1964 में की थी। कोटदीजी से बाणआगर यानी बाण के आगे वाला नुकीला हिस्सा चहुंदड़ों से झुकर झांकर संस्कृति, लोथल एवं बंदरगाह युक्त शहर थे। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सम्मिलित करना है आप लोगों ने। सुमिलित करो। जन्म कहाँ हुआ, गृह त्याग कब किया, ज्ञान कब प्राप्त हुआ और मृत्यु कब हुई? तो जो इसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा जो जन्म है भाई, जन्म इसका कमल में ही हुआ था और गृह त्याग जो है वो घोड़ा ही है, ज्ञान है बोधि वृक्ष पर और मृत्यु स्तूप पर। ये ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट रहेगा। तो पहले का आएगा, जन्म का आएगा हमारे पास कमल, गृह त्याग का आएगा घोड़ा और ज्ञान का आएगा बोधि वृक्ष और मृत्यु का आएगा स्तूप। बिल्कुल जैसे दिए गए हैं वैसे के वैसे ठीक है जी। अब व्याख्या पढ़ लेते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक निम्नलिखित में से है। जन्म कमल हो गया, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान हो गया पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण हो गया पद चिन्ह और मृत्यु होगी स्तूप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया जाता है और जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या न तो एक और न ही दो? तो इसमें दोनों ही ठीक हैं कि जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विरोध विशेष बल दिया जाता था और जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं भाई। व्याख्या पढ़ लेते हैं। जैन धर्म में तप यानी शरीर को कष्ट देकर सल्लेखा पद्धति से प्राण त्यागना एवं अहिंसा अर्थात हत्या न करना पर बल दिया। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन बी इज द राइट रहेगा।
व्याख्या पढ़ लेते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? तो सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक है वो मिला है एरण से। सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक है वो एरण से मिला है। व्याख्या पढ़ ले तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है जो हुणों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई थी। सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है जो एरण से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कि 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसकी मृत्यु 1210 में हो गई थी। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना वो चीज़ बतानी हमें। तो उसके बाद है जो उत्तराधिकारी बना था वो आराम शाह बना था। पूरी डिटेल जान लेते हैं। व्याख्या, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी मृत्यु के पश्चात आराम शाह तत्कालिक उत्तराधिकारी बना था जिसका कुछ तुर्क मालिकों व अमीरों ने विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलबन ने रक्त अवलोक की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा यानी 40 अमीरों का समूह की भी शुरुआत की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था? किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था? तो यह है राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। यदि राज्य की जो भूमि होती थी उसका सीधा नियंत्रण था वो क्या होता? दीवान खालसा के पास होता था। व्याख्या पढ़े ने, मुगल काल में खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी और जिसका लगान सीधे राजकोष में जमा होता था। दीवान खालसा का उत्तरदायित्व राज्य की सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था। 15 क्वेश्चन है, अपनी किस विजय के संस्करण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था? अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था? तो वो रहेगा गुजरात। व्याख्या, अकबर ने अपनी गुजरात विजय यानी 1572 में हुई जो विजय तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद 1602 में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? ये चीज बतानी है। तो ये पैदल सेनाधिकारी था। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? पैदल सेनाधिकारी था। व्याख्या पढ़ें तो शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण अंग होते थे। एक होता था पागा जिसको राजकीय घुड़सवार कहते हैं। एक होता था सीलेदार, ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। एक होता था पैदल सेना। पैदल सेना का भी शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। नंबर 1, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। 2 है, नागसेना द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। तो इसमें से 1 रहेगा या 2 रहेगा या 1 और 2 दोनों रहेंगे, ये चीज आपने बतानी है। अगले पेज पे चलते हैं। तो 1 या 2 दोनों रहेंगे या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें जो सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों ही रहेंगे। व्याख्या पढ़ते हैं, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक गाथाएं हैं। जातक ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी जिसका स्पष्ट प्रमाण बरहुत और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। जातक ग्रंथ गद्य पद्य दोनों में लिखे गए हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। क्वेश्चन नंबर है 18, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है? तो यह है कालीबंगा। कालीबंगा ऐसा स्थान है जहां से अग्नि पूजा
जो है अग्नि वेदिका से सिद्ध हुई है या खोजी गई है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से खोजी गई है यानी मिले हैं, अग्नि वेदिका से सिद्ध हुए हैं, जो कि कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद गोस्वामी ने की थी और सुरकोटड़ा के नगर गढ़ी और अमासिया सुरकोटड़ा के नगर गढ़ी और अवासिया क्षेत्र में विभाजित हैं। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? तो वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की जो कथा है वो दी गई है। क्वेश्चन नंबर नहीं, व्याख्या पढ़ लेते हैं इसी की। अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त की कथा विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में दी गई है और बृहत कथा के लेखक क्षेमेंद्र हैं। वासव दत्ता के लेखक गुप्तकालीन प्रसिद्ध पद्यकार सुबंधु हैं और गाथा सप्तशती के लेखक सातवाहन शासक हाल हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक है वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। व्याख्या पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक तथा गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। सुभाष चंद्र बोस काबुल से ओरलैंडो मसोटा नामक इटालियन नामक से पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। उन्होंने मलेशिया में आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 21 क्वेश्चन है, दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था? तो दीवाने मुस्तखराज है वो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग का सृजन किया गया था। कौन था? दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो टोडरमल की जो भू राजस्व व्यवस्था थी साथियों नींद आ रही है, काफी रात हो गई है, वो जावती से संबंधित थी। व्याख्या, अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जाप्ती प्रणाली को लागू किया था। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू थी। ये बात आपने याद रखनी है कि 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जाप्ती प्रणाली को लागू किया। और कहाँ प्रणाली लागू थी? बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू थी। जाप्ती से विकसित होकर 1580 ईस्वी में आईने दहसाला व्यवस्था लागू की गई, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सुरक्षा कपाट सिद्धांत है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। व्याख्या करते हैं। A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में बंबई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब आरंभ हुई थी? तो सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया है 1909 में आरंभ हुई थी। 1909 के अधिनियम में पार्लियामेंट सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई थी और इन सुधारों ने भारत के भावी विभाजन के बीज भी बो दिए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो मिलता है ऋग्वैदिक काल में।
व्याख्या पढ़ते हैं। गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इस नदी युगम का उल्लेख और महत्व दोनों कम थे। कालांतर में इन्हें प्रसिद्धि मिली है। 26 क्वेश्चन है। जैन मत में संतारा से क्या तात्पर्य है? संतारा से तात्पर्य बताना है, इसका क्या मीनिंग है? तो इसमें है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का अनुष्ठान है संतारा। व्याख्या पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो जैन मत में संथारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है। इसे संलेखना पद्धति भी कहते हैं। ईस्वी पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति के द्वारा ही अपने प्राण त्यागे थे। 27 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सती प्रतीत्या समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये बताना है। तो ये है बौद्ध धर्म से। प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध बताना है, तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के कारण व्याख्या पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतीत्या समुत्पाद कहा जाता है। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में है। इसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतीत्या समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 28 है। अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर है वो आजीवक की गुफाएं खुदवाई थी। व्याख्या पढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। गया में बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए कर्ण, चौपड़, सुदामा व विषव झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था। कौन सी गुफाएं हैं? कर्ण, चौपड़, सुदामा व विषव झोपड़ी। क्वेश्चन नंबर 29 है। पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस है वो मनाया था 16 अगस्त 1946 को। व्याख्या पढ़ते हैं। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम थे वो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर आज 30 ही कवर करेंगे साथियों। नेक्स्ट 30 अगली क्लास में करेंगे कवर। तब तक के लिए हमें अलविदा दो। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना भाई। तो जय हिंद।